रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज आज भी इंतखाबात के हवाले से ये खबर के साथ हम करेंगे, क्योंकि इंतखाब जैसे जैसे करीब आता जा रहा है तो सब खबरें जो हैं वो जाकर वहीं पर जुड़ती हैं। इलेक्शन कमीशन की परेशानी का इजहार हम सबसे पहले करेंगे। इलेक्शन कमीशन के अफसरान शदीद परेशान है जी। इलेक्शन अफसरान ने हाथ खड़े कर दिए। वो ये कहते हैं कि हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं वो तैयार नहीं हो सकती हैं। ये क्या मामला है? क्या वाकई इंतखाबी फहरिस्तें जो हैं वो बाद में तैयार की जाती हैं, हल्का बंदियां पहले होती हैं? इस पर भी हम जो है वो बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और तशवीश का इजहार किया, वो ये कि वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर उन्होंने तशवीश है, उन्होंने ये कहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। पीटीआई के 90 रोज में इंतखाबात की आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है। ये एक और अहम खबर है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। इसके अलावा अमेरिका ने जोर दिया जी कि पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएं। इसके अलावा बात करेंगे जी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया मस्तोंग में, जहां पर धमाका हुआ। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद इसके नतीजे में जख्मी। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से, और पाकिस्तान में टीटीपी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी बात जो है वो की जा रही है। दफ्तर खारजा की तरफ से बयान जारी किया गया है जी कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड को नेक नीयती से मुआवनत दी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ अफगान महाजिरीन हैं जिनके पास दस्तावेजात मौजूद नहीं है, उन्हें भी फौरी वापस भेजने का फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये बात की गई है। टीटीपी पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट की जानिब से ये बात जो है वो की गई है। प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे जिस साइफर केस में जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई की जमानतों की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने फैसला जो महफूज किया था उसको सुना दिया। बहरहाल पीटीआई की जानिब से इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला जो है वो हुआ है और ऐलान कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम मेरा ख्याल है थोड़ा बदल रहा है, बारिश आज बड़ी हुई है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो थोड़ा हमें उस तरह से बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बदस्तूर उसमें वो हंगामा खेजी जो है हमें नज़र आ रही है। अब इलेक्शन कमीशन एक नई चीज़ के साथ सामने आया है। बुखारी साहब, ये जो परेशानी है ये आपको लगता है कि इलेक्शन को मज़ीद थोड़ा और आगे लेकर जा सकती है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते साथ साथ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि या तो कुछ पार्टियां या कुछ अनासर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन वक्त पे हों। बहुत सारी उसकी तौजीहात पेश की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम शुरू करते हैं सदर साहब से। हमने कल भी बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया था उनके उस ख़त का जो उन्होंने लिखा था। आज चूँकि बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आई हैं तो ऐसे लगता है कि सदर साहब को ये मालूम था कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर दो तरफ से प्रेशर था। एक तो उनकी पार्टी की तरफ से प्रेशर था क्योंकि जो मैसेज आया था अटक जेल से वो हमने कल सुना भी दिया था लोगों को, और दूसरा प्रेशर द पावर दैट बी, वो उसकी तरफ से है कि अगर आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, अगर आपने इलेक्टरल प्रोसेस को सबोटेज करने की कोशिश की तो आपके और आपके बेटे के बारे में काफ़ी कुछ मवाद मौजूद है। तो भाई साहब जो हैं वो दो तरफ के प्रेशर में पिसे हुए थे, इसीलिए उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि इलेक्शन 6 नवंबर को करा दें, उन्होंने तजवीज़ दी है। यानी उन्होंने पार्टी के चीफ के कहने पर ख़त भी लिख दिया है, और वो दूसरी तरफ से जो इशारे दिए गए थे उसके तहत उन्होंने कोई फाइनल डेट भी नहीं तय की है। सही है। अब देखना ये है कि उनके ऊपर जो पार्टी का प्रेशर है या मजीद उनको किस तरफ तक ले जाता है। एक हरकत जो और की है सदर साहब ने, उससे मुझे लगता है कि वो नहीं इंटरेस्टेड कि इलेक्शन फरवरी में भी हो जाए, और वो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को मशवरा देते दिखाई दे रहे हैं कि आप ये राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ले लें। सही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा मामला तो आपको पता है ना एक दिन में तय होगा ना एक हफ्ते में तय होगा, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। कल भी मैंने कहा था बहुत कुछ, आज मैं फिर एक बात कहता हूँ कि मेरे ख्याल से बलवी साहब को चाहिए कि वो डेंटल क्लिनिक खोल लें वहाँ ईवान सदर में, और उसमें पीटीआई के लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस कर दें, क्योंकि ये अब काम उनके बस के नहीं है। ट्वीट से लेके और अब तक जितनी भी हरकत उन्होंने की हैं उसके ऊपर लोगों को एतराज़ात भी हैं, और उसमें काफ़ी हद तक इख्तियारात से तजावुज़ करने की बात। तो ये मोहतात रवैया क्यों बुखारी साहब? क्योंकि सदर साहब तो ये मतलब कहते रहे कि उनका ये इस्तेहकाक है, आइन उनको देता है, आर्टिकल का हवाला भी उनकी तरफ से कल दिया गया, तो फिर ये इतना मोहतात रवैया क्यों? मशवरे वाला दो वजह से है, दो वजूहात तो मैंने बयान कर दी ना आपको कि एक उनकी पार्टी का प्रेशर है और एक दूसरी तरफ से भी प्रेशर है। लेकिन एक और वजह जो मुझे अब समझ आती है वो ये है कि जो मुख्तलिफ पार्टियों का रिएक्शन आ रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये कि मैं समझता हूँ कि अगर सदर साहब की एडवाइस पर अमल किया जाए तब भी,
अगर सदर साहब के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए तब भी इलेक्शन मजीद ताखीर होगी इलेक्शन के इनकाद में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये बात किसको नहीं पता कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन का यानी इलेक्शन नई फहरिस्तों को मंजूर कर लेती है और हल्का बंदियां उसका एक नेचुरल आउटकम है कि इसके बाद हल्का बंदियां होंगी, फिर उसके बाद वोटर लिस्ट अपडेट होंगी, फिर उनके जो कोड्स हैं वो चेंज होंगे। तो इसीलिए इसके लिए 54 दिन का टाइम जो है या 90 दिन का टाइम या 120 दिन का टाइम जिसकी बात हो रही है, तो इट मींस मोर टाइम ना ज़्यादा। वो मैं कहता हूं कि अगर उस टाइम में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो भाई आप लोगों को क्या तकलीफें होने देना, आप इसमें रोड़े और रखने क्यों अटका रहे हैं। तो एक बात तो ये करनी। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि एक सियासी पार्टी ने ये कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से भी ये कहा कि जी कुछ ऐसे लोग जो हैं वो निगरान काबीना में शामिल किए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी एक पार्टी से है। यहाँ एक ये वजाहत ज़रूरी है कि सरकारी मुलाजम और टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये ना किसी के ज़ाती मुलाजम होते हैं और ना ही किसी सियासी पार्टी के वर्कर होते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ताज़ा मिसाल दूं कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मोहिउद्दीन वानी साहब हैं जो सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे थे, फिर वो बहुत अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं, उनकी तारीफ़ की है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनका ताल्लुक किसी खास पार्टी से नहीं होता, बल्कि उनको तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर जज किया जाता है। ये हवाले ऑब्वियसली आहत चीमा की तरफ हैं और फवाद हसन फवाद की तरफ हैं। मुझे हैरत ये है कि जो महात्मा खान साहब थे उन्होंने इस बंदे को जिसका नाम आहत चीमा है उनको 3-3.25 साल तक जेल में रखा। वो काम के आदमी थे, उनको चाहिए था उससे काम लेते। जैसे मैंने कहा कि टेक्नोक्रेट इज नो बडीज प्राइवेट सर्वेंट और नो मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये उनको उसकी तरफ। ठीक है। अच्छा, तो बुखारी साहब अब जो तशवीश का इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब इसके बाद कोई इसके ऊपर कोई अमल दरामद भी हमें नज़र आएगा कि अगर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं तो क्या उनको अलग किया जाएगा निगरान हुकूमत से, या क्या क्या इसके ऊपर होगा? मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी एक्शन होगा, ना ही इसको सीरियस लेने की जरूरत है। जैसा मैंने वजाहत की है कि टेक्नोक्रेट्स आर टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी की जाती जागीर नहीं होती, ना किसी सियासी पार्टी के रुकन होते हैं। उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट को जो भी आए 25 साल सर्विस होती है मिनिमम। अब उसमें अगर 4 हुकूमतें या 5 हुकूमतें बदल जाएं तो इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। सही। लेकिन एक और ये भी चीज़ होती है ना, जैसा आपने कहा कि वो काम के आदमी थे, चीमा साहब, उनसे काम लिया, उनके हवाले से ये एक इमेज बना हुआ था कि उनकी लॉयल्टीज जो हैं वो दूसरी तरफ हैं शायद। ये बिल्कुल इसी तरह मैं कहूँगा कि जो 4 साल दौर पीटीआई का रहा है उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे इसका मतलब उनको घर भेज देना चाहिए, क्योंकि वो अगर उनके साथ काम कर रहे थे तो उनके बंदे हुए। ऐसा नहीं होता। मतलब आप ये कहते हैं ऐसा होता नहीं, काम लेने का तरीका होता है, वो आना चाहिए, काम करेंगे वो आप। अगली बात है जनाब कि मैंने जैसे कहा था कि जी मुझे लगता है कि पीटीआई भी इंतखाबात में रोड़े अटका रही है कि वो वक्त से हो जाएं। उन्होंने पीटीआई ने 90 रोज़ में इंतखाबात की एक आईनी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसके ऊपर उन्होंने ये कह के एतराज़ लगा दिया है कि जनाब आपने मुतल्लिका फोरम से पहले रब्ता नहीं किया है, रजू नहीं किया है, इसलिए हम आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कर सकते। ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात भी अब पीटीआई को बावर कर लेनी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकारी का इरा जो है वो दम तोड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, और 2 दिन के बाद तो बिल्कुल ही सब ज़ीरो लेवल पर ये आ जाएगा। उन्होंने मेरे ख्याल से ये दरख्वास्त वापस करके ये पहला इंदिया दिया है पीटीआई को कि जनाब अब हम सहूलतकारी से बाज आए, आप भी ज़रा हमें हमारा सब्र आजमाने की कोशिश ना करें। अब आ जाइए जनाब आगे पीपल्स पार्टी के ऊपर हम कल सैर हसल बहस कर चुके हैं। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, उनकी स्पीचेस क्या हैं, उनकी इलेक्शन कमेटी का आगाज़ हो गया है, उसमें वो क्या कह रहे हैं। आज उन्होंने हमने मतलब जो हमारे सामने इस वक्त रेफरेंस है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा, MQM के रहनुमा फारूक सत्तार और ANP के जाहिद खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि सदर के पास इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि सदर जानबदारी ना दिखाएं और तहरीक इंसाफ के कारकुन ना बने। देखना क्रिटिसिज्म आ रहा है ना हर तरफ से भी। और आपने बात की जनाब अमेरिका के पाकिस्तान के इन इलेक्शन में मदाखलत कह लीजिए या उनका जो कंसर्न है वो ये है कि हमने 3-4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैथ्यू मिलर्स की, जो स्टेट डिपार्टमेंट के यानी
स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं उसमें हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि वो बर वक्त होने चाहिए कानून के मुताबिक और साफ और शफाफ होने चाहिए। हम ना किसी सियासी पार्टी के साथ हैं और ना हम किसी खास लीडर की हमायत करते हैं। मेरे ख्याल से उनकी ये वजाहत जो है तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि होता यही है। मिसाल के तौर पर अभी कल ही बरतानिया की जो खातून यानी डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने मुलाकात की है। तो इस किस्म की मुलाकातें मैंने पहले 3-4 प्रोग्राम पहले कहा था कि होती हैं अक्सर जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं। नहीं तो बुखारी साहब, ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अमेरिका की इस बार कोई ख़ास ही किस्म के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से, तो हम उसको मेरे ख्याल में उसको परखा जा सकता है इस चीज़ से कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट हैं या फिर सीक पैक के हवाले से जो एक कंसर्न है उसके हवाले से वो कंसर्न हो सकते हैं और उनके यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न हैं, लेकिन उसका ताल्लुक बराह रास्त इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने से नहीं है। वो तो कहते हैं कि कोई भी हुकूमत जो इलेक्ट होके आएगी हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। जो हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं वो काफ़ी अहम लीडर हैं JUI के, और उनकी वापसी हुई है, आपको याद होगा उनको निकाल दिया था पार्टी से। वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिकी सफ़ीर की जो एक्टिविटीज़ हैं ये मशकूक है। हाँ। ये हमें लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। सही है। दूसरी तरफ राजा रियाज साहब जो इस वक्त जो आखिरी नेशनल असम्बली थी उसमें चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो कह रहे थे कि मैं इंतखाबात फरवरी के वस्त में देख रहा हूँ, विच आई थिंक इज़ क्लोज टू प्लॉजिबल सिचुएशन। ऐसा ही होने जा रहा है। सही। तो ये है इलेक्शन की सूरत हाल। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि ये अब एक रिलायबल डेट हो सकती है फरवरी का जो वस्त है, जो कि बहुत तरफ से जो है ये चीज़ आ रही है, या फिर आपको ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे लग रहे हैं कि वो इसको सपोर्ट करें इस तारीख को? हाँ, मेरे ख्याल से इसको सपोर्ट अगर ना किया गया तो इसमें मजीद ताख़ीर हो सकती है, इससे पहले नहीं हो सकता। नहीं पहले हो तो फिर सवाल ही नहीं है। ताख़ीर, और अब मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का ये भी कंसर्न है कि ताख़ीर फिर अगर हो सकती है तो कितनी ताख़ीर हो सकती है, वो एक बड़ा कंसर्न है। पहले लेकिन ये कि PTI को इस मामले को अदालतों में घुसेड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि जैसा मैंने पहले भी वजाहत कर दी कि वहाँ सूरज दूसरी तरफ से निकल रहा है, वहाँ सूरत हाल चेंज हो रही है। क्योंकि PTI के अगर बस में हो तो वो तरीके इंसाफ का नाम बदल के तरीके बदयाल रख ले, तो अब मेरे ख्याल से इस किस्म का मज़ीद वहाँ मज़ाहिर होने वाले नहीं है। लिहाजा उन्हें वक्त की नज़ाकत को समझ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर एक पेज पे आ जाना चाहिए कि अगर फरवरी में इलेक्शन कराने का इंदिया इलेक्शन कमीशन दे रहा है, जो कि वाहद रिस्पॉन्सिबल है तारीख देने का, तो इस पर इलेक्शन होने दें, ऐसा कोई अमल ना करें जिससे मजीद इसमें ताक़ीद। अच्छा बुखारी साहब, आपको लगता है कि सदर की तरफ से जो एक मशवरा दिया गया, मैं उसकी लैंग्वेज इस तरह की है कि उसको आप मशवरा ही कह सकते हैं, कोई इम्पोज करने की फोर्सफुली कोई कोशिश नहीं की गई, या फिर ये नहीं कहा गया कि मैं एज ए प्रेसिडेंट ये वाली तारीख दे रहा हूँ और बस होने चाहिए। तो जो मशवरा उनकी तरफ से दिया गया उसको उस पर एक ओवर रिएक्शन जो है वो सामने आया, वो तो सिर्फ मशवरा है, आप उसको माने ना माने, उसकी वजह ये है, तारीख दी नहीं गई। उसकी वजह ये है कि उनका ये मशवरा कंसिस्टेंट है इन विद द PTI's लाइन कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। ठीक, 90 दिन में इलेक्शन कराने के बारे में इलेक्शन कमीशन बहुत पहले हाथ खड़े कर चुका है कि नहीं, मुमकिन नहीं है, हमने बहुत से काम करने हैं। देखिए ना, मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, हल्का बंदियाँ होंगी, फिर वोटर लिस्ट अपडेट होगी, फिर उसके बाद इंतजामात उसकी तरफ आएंगे, फिर जो अमला इलेक्शन को कंडक्ट करेगा उसकी ट्रेनिंग है। सही है। इन सारी ही चीज़ों के लिए वो 120 दिन का वक्त होता है जो दरकार होता है। हाँ। वो 54 रोज़ में इलेक्शन अब कराने की बात इसलिए है कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, उसके जब हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएंगी उसके बाद 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जो है ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अगर ये इसके मुताबिक हो रहे हैं, इस प्रोसेस के मुताबिक, तो मेरे ख्याल से इसको होने देना चाहिए, इसको मजीद ताख़ीर से 2-4 नहीं करना। अच्छा, वैसे इसको एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए बुखारी साहब, तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव बात भी है। मतलब अभी भी PTI का कॉन्फिडेंस हाई है, अभी भी उनको इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर यकीन है, इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन कराएं, जल्दी इलेक्शन। देखिए, PTI का जो मानना है वो ये है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। उनका ये मानना है कि अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो वो PTI फिर इलेक्शन स्वीप करेगी। ये तो आपका मानना है बुखारी साहब, आपने कल परसों कहा है। मैंने वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अच्छा। वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ, मौका दिया जाए तो देखें। मैं अर्ज करूं, मैंने ये कहा था। हाँ। और मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि जिस किस्म की महंगाई है, लोग पिछली 16 माह की हुकूमत से खुश नहीं है। ये रियलिटीज हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर इलेक्शन होंगे तो इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। सही है, फायदा नून लीग जो समझती है कि मैं इलेक्शन स्वीप कर जाऊंगी, उस मुस्लिम लीग को भी इसके बड़े खौफनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ये मेरा मानना था। मैं फिर कह रहा हूँ
कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, सॉरी, जो 16 महीने की हुकूमत थी पीडीएम की, उसकी परफॉर्मेंस न सिर्फ ये कि अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। महंगाई ने पब्लिक का बेड़ा गर्क कर दिया है और वो रिएक्टिव होती है। सही और उनके पास रिएक्ट करने का एक ही मौका होता है और वो होता है इलेक्शन। सही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल पीडीएम की वो हुकूमत जो है वो कुछ चीज़ें अपने क्रेडिट पर लिख करती है, जिसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, हमने उस मंझधार में से उसको निकाला है पाकिस्तान को, कि जबकि सारी उम्मीदें जो हैं वो टूट चुकी थी। लेकिन बहरहाल आवाम को जो है वो इन चीज़ों से कंसर्न उस तरह से नहीं होता जब उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाती है। तो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने में नाकाम रही है हुकूमत, तो आवाम जो है वो उसका जवाब दे सकते हैं इंतखाब जब होगा। इससे तो आप अग्री करते हैं। स्तूंग में धमाका हुआ है जी, और पीडीएम के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एक डिस्कशन या एक बहस जो है उसका आगाज़ हुआ। इससे पहले भी बहुत बार पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है उस पर बात होती रही है, लेकिन अब कुछ सीरियस किस्म के स्टेटमेंट्स या सीरियस किस्म के इक़दाम जो हैं वो उठाए जाने की ज़रूरत है। बुखारी साहब, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि जिन अफ़गान महाजिरों के पास वीज़ा या दस्तावेज़ात नहीं, उन्हें फ़ौरी तौर पर वापस भेजा जाए, और इसके अलावा भी जो कुछ इक़दाम हैं उनको उठाने के बारे में सोचा जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से इसके ऊपर कई एंगल से सोचा जा सकता है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, इसको पूरे मसले को कॉम्प्रीहेंड करने की एक कोशिश करते हैं हम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमदुल्ला साहब के ऊपर बलूचिस्तान में ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान पर 2 हमले हो चुके हैं, बहुत खौफनाक हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जमात इस्लामी के जो सिराजुल हक साहब हैं उनके भी काफिले पर हमला हुआ था। तो वहाँ पर सूरत हाल तो काफ़ी यानी खौफनाक है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात के अंदर के बारे में गौर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल काकड़ साहब ने, जो हमारे इंटरिम वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है। 2-3 बातें उन्होंने की हैं। पहली बात तो उन्होंने ये की है कि असला जो है, और जदीद असला, वो बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर और KPK में बाकायदा फ़रोख्त हो रहा है। मीनिंग दैट देयर बाई कि ये असला जो अफ़गानिस्तान में काबू आया था TTP के लोगों के, वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ। सही। अगर आपको ये याद हो, ये इशारा भी हमें दिया गया है कि कच्चे के इलाके में भी जो असला है ये भी वही नेटो की फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला है। और दूसरी जो अहम बात उन्होंने की है वो है जो शनाख्ती कार्ड जो अफ़गान नेशनल्स ने बनवाए हुए हैं पाकिस्तानी। मैं तो इस बात पर बहुत खौफज़दा हूँ कि हमारे इस अदारे में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली ट्रीज़ के नाम पर अफ़गान नेशनल्स के कार्ड बने हुए हैं, जो उन्होंने करेक्ट कराए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 मरतबा यानी नादरा में ये ऑपरेशन हो चुका है कि वो कार्ड जो फौरी तौर पर जारी हुए थे और वो कार्ड जो प्रोसेस में थे और वो थे अफ़गान नेशनल्स के, उनको कैंसिल किया गया, मनसूख किया गया, और कोशिश की गई है कि ये सिलसिला बंद हो जाए, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 3-4 साल पहले तक 5,000 रुपये दे के कोई भी अफ़गान नेशनल जो है वो पाकिस्तानी ID कार्ड ले सकता था। तो इतना ओपन था हमारे सिस्टम में। और उसका दूसरा खौफनाक बात यह है कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में अफ़गान लोग जो हैं वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्डों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये भी बड़ी खौफनाक बात है। तो इसका तदारक बहुत ज़रूरी है। इसका तदारक होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, ये तो मुझे अच्छी तरह, ये पूरा मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा। लेकिन कोई 2 राय नहीं है इसके बारे में कि इसने इंतहाई खौफनाक सूरत हाल को जन्म दिया है और इसका जितनी जल्दी तदारक हो जाए उतना ही अच्छा है। और एक बात ये, जो ब्लैक मार्केट में जगह जगह ये असला फरोख्त हो रहा है, ये कौन कर रहे हैं? BLA वाले कर रहे हैं, TTP कर रही है और दाइश कर रही है। ये तीनों पाकिस्तान के दुश्मन हैं, कोई 2 राय नहीं है इसके बारे में। तो अगर असले की फरोख्त जारी है तो कसूर किसका है? ऑब्वियसली या सूबाई हुकूमतों का है या फेडरल जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, रेंजर्स है, पाकिस्तान आर्मी है, दीगर FC है, लेवीज हैं, उन सब का काम है कि इस असले की। बुखारी साहब, अभी करने की ज़रूरत क्या है? क्या कोई रिकवरी ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, कोई क्रैकडाउन होना चाहिए इसके ख़िलाफ़? क्योंकि अगर ये इसी तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे हाथ में जाता रहा, इस तरह से फ़रोख्त होता रहा, तो फिर तो सिचुएशन को संभालना इवेंचुअली बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अर्ज़ करूँ, इसके लिए मेरे ख्याल से एक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। आज ही चीन ने वहाँ अपना सफ़ीर भेजा, शायद कल भेजा है।
तो चीन वाहद मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। हमने अभी तस्लीम नहीं किया है, लेकिन हमारा वहाँ ख़ुसूसी मंदूब जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है ये कि हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करें, और मुझे यूँ लगता है कि शायद ये जल्द होने वाला भी है। इसलिए कि चीन का उस हुकूमत को तस्लीम कर लेना और इस खित्ते में किसी नए ग्रुप का बनना, मेरा इशारा समझ रही है ना, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, मलेशिया, टर्की वगैरह मिलके, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी हुकूमतों के बाकायदा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन जाते हैं तो फिर आपके कम्युनिकेशन के रास्ते भी खुल जाते हैं, और फिर एक दूसरे के इंटरेस्ट को वॉच करने की राहें भी निकल आती हैं। तो वो एक रास्ता होगा इस टेररिज्म को कंट्रोल करने का। सही है। और अच्छा, ये पोजीशन हमारे सामने वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत का टीटीपी के साथ एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो उन्हें असला दे रहे हैं, ना वो उनको ट्रेन कर रहे हैं, ना वो चाहते हैं ये कि वो जाके पाकिस्तान में कार्रवाई करके वापस उनकी सरजमीन पर आ जाएं। सही। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस एतबार से बिल्कुल वाज़ेह है कि प्रॉब्लम है, हम उस पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हमें वो एक्शन फौरी तौर पर करने चाहिए जो इसके तदारक के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो शनाख्ती कार्ड का मामला है, चाहे वो ऐसे अफराद जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनको वापस भेजने का मामला। ये बड़ी खौफनाक बात है। देखिए, लोग जो हैं वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गार्ड में भी पाकिस्तान आते हैं, जिनको टेम्परेरी परमिट जो है जारी किया जाता है, उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद वापस नहीं जाती है। हमारे पास एक बड़ी तादाद अफगान रेफ्यूजीज़ की पाकिस्तान में पिछले 40 साल से मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे, इसको ओपन रहने देंगे जैसा कि माजी में था, तो मसला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें एक तो उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान की कायम मकाम हुकूमत से ताल्लुकात कायम करने और उसे तस्लीम करने के बारे से पाकिस्तान की पोजीशन तब्दील नहीं हुई है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं जिनसे हमने अफगान हुकाम को जो है वो आगाह कर मैंने इसी के लिए कहा कि इसके लिए हमें बाकायदा डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने चाहिए, उनकी हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट हो। एक जो बात उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट की है वो ये है कि किसी को भी नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक गैर कानूनी इक़दाम है। ये हरकत ज़्यादातर भारत के लोगों की तरफ से की जाती है कि उनके जो मीडिया सोशल मीडिया हैंडलर्स बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, वो इस किस्म की दरफुंतनियाँ छोड़ते रहते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर अगर ये हरकत पाकिस्तान से हो रही है तो उसका तदारक करना भी बहुत ज़रूरी है। वो तो एक कंसर्न की बात है। मगर एक और ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि थॉमस वेस्ट साहब एक थिंक टैंक है अमेरिका का, उसके वो सरबराह हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि टीटीपी की जो हरकत हैं या टीटीपी इटसेल्फ इज़ ए ग्रेट डेंजर टू पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और जो इलाके की सूरत हाल है उसकी सालमियत के लिए भी वो बहुत बड़ा ख़तरा है। तो जिस तरह हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे, उन्हें हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो इक़दाम जो किए जाने चाहिए फौरी तौर पे करें, ताकि ये इस किस्म के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान किसी सूरत भी सेफ हेवन ना बने। तो वार्निंग्स तो मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। थॉमस वेस्ट ने भी जिस तरह से कहा, फिर बिलावल साहब की भी आपको पिछले 1-2 दिन में की गई बातें जो हैं वो याद होंगी, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे वो भी कच्चे के इलाके के हवाले से भी, और जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको भी उन्होंने मौजू जो है वो बनाया था, इसके ऊपर बात की थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से कंसर्न थे। तो वार्निंग्स मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है और यकीनन इसके ऊपर फौरी कोई एक्शन होने की ज़रूरत है। साइफर केस, और ये वो केस जिसमें चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अंदर मौजूद हैं जेल के, और इसके अलावा और भी जो रहनुमा हैं जिस तरह जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो भी इसी केस के हवाले से जो है वो अंदर हैं। मुझे ये बताना है आपको कि जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज किया था, और अब वो फैसला सुनाया गया और दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। बुखारी साहब, वकीलों की जानिब से जो है वो काफ़ी कंसर्न्ड है, और वो ये कहा जा रहा है कि बहुत सख्त किस्म का केस बनाया गया, और ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि इस केस के अंदर जो है वो रखा जाए चेयरमैन पीटीआई को अंदर, और वो कोई जासूस नहीं है। मतलब केस इस तरह का बनाया गया जैसे किसी जासूस के ऊपर, इतना सख्त किस्म का केस है जैसे किसी जासूस पर बनाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से वो सूरत हाल को किसी और तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जो 2-3 बातें इस हवाले से कहना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि साइफर केस इज़ ए वेरी डेंजरस केस, बहुत सीरियस केस है, इसकी नोयत बहुत सीरियस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते।
और जो चीज़ पीटीआई के चीफ ने जलसों में लहरा लहरा के न सिर्फ एक दफ़ा बल्कि दर्जनों बार कही, और उनकी पूरी टीम ने दर्जनों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इसको एक बयानिया बनाया, जो बयानिया एक तवील अरसे तक बेचा गया। टीवी टॉक शोज में उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स थे उन्होंने इसको बहुत ऊंचा गा गा के इसको ये तासुर देने की कोशिश की कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है और पीटीआई की हुकूमत का खात्मा अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। असल बात यह है कि जो वीडियो बाहर आई, जो इसमें खान साहब जो हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसमें सॉरी ऑडियो जो सामने आई मैं हमेशा ही मिक्स कर देता हूँ, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया उस गुफ्तगू में कि इसके साथ खेलना है। जब आप साइफर किस्म की सेंसिटिव सीक्रेट चीज़ के साथ अवामी सतह पर खेलने का फैसला करते हैं तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि वो किन किन हाथों में गया। खान साहब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, एक जलसे में फरमाते हैं कि वो जो साइफर था वो मेरे पास था लेकिन वो गुम गया है। आपको याद होगा जो कौम से खिताब वो फरमाते थे उसमें भी उन्होंने कहा कि वो था लेकिन वो गुम गया। पहली बात तो ये कि आपके पास वो था क्यों? उसको तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होना चाहिए था। दूसरा है कि अगर वो आपके पास था तो वो गुमा क्यों? और वो गुमना इसलिए ज़्यादा काबिल तशवीश है कि वो अल्टीमेटली एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी अमेरिका बेस्ड, जिसके पास पहुंच गई है उसकी कॉपी, तो वो पब्लिक हो गया ना। सही। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो इसे, जो उनके वकला हैं, कभी पब्लिक में जिक्र ही नहीं किया। खुदा के लिए आप कहते रहे कि इस साइफर में ये लिखा है कि आप बाज आ जाए वरना आपकी हुकूमत का हम तख्ता उलट देंगे। फिर वो दो उन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का हवाला भी देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कहना कि उन्होंने कहा था कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। इसमें अल्फाज का चुनाव जो था वो अनगार्डेड था, जिसके ऊपर डिमाश करना चाहिए और डिमाश कर दिया गया। इसको इस डिप्लोमेटिक लेवल के अलावा पब्लिक सतह पर आना ही नहीं चाहिए था। एक बात। दूसरी बात यह कि कोशिश ये की जा रही थी कि जल्दी जल्दी ट्रायल कोर्ट्स का फैसला कर दे ताकि हम पहले लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो भी फैसला करे फिर हम छलांग मार के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। मेरे ख्याल से उसका क्रेडिट आप जज को दें, उसका क्रेडिट आप प्रोसिक्यूशन के जो वकला हैं उनको दें कि ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सही। अच्छा, वकला ये भी कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए कि डोनाल्ड लू को तलब किया जाता और उनसे जो है वो पूछगिछ की जाती है, लेकिन अब वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि ट्रायल कोर्ट जल्दी से इसको फैसला करे। पहले उन्होंने कोशिश की कि ये ट्रायल रुकवाया जाए, आपको याद है? फिर उन्होंने कोशिश ये की कि ये ट्रायल कोर्ट जो है ओपन कोर्ट में हो, जेल में ना हो। तो बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये कि मुझे यूं लगता है कि ये भारी पड़ेगा साइफर का केस जो है पीटीआई के ऊपर, पीटीआई के लीडरों के ऊपर। देखिए, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो शाह महमूद कुरैशी की है, इसलिए कि वो फॉरेन मिनिस्टर थे। उन्होंने इसका तर्जमा गलत करवाया, डिकोड करते हुए अपने मकसद का उसका टेक्स्ट बनाया, आगे जाके खान साहब को गलत ब्रीफ किया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक डिप्लोमेटिक चीज़ जो बहुत जिसकी सैंक्टिटी है उसके साथ खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। सही। जो लोग इसमें कम मुलव्वस हैं उनके लिए मेरे ख्याल से रिलीफ मौजूद है। असद उमर भी इसी मामले में गिरफ्तार थे, लेकिन उनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म हो गई है, इसलिए कि उनका कसूर ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये गले का हार जो है साइफर की सूरत में, ये पीटीआई के लिए अपने गले से उतारना आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है। सही है। अच्छा बुखारी साहब, वक्त चूँकि कम है, बात करनी है वापसी के हवाले से भी। अब डेट तो हमारे सामने आ गई थी, लेकिन जो मखमसे थे या फिर कोई डाउट थे, मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने उनको दूर किया है। पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर से कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने के लिए आए, तो इशारे अब बड़े वाज़े जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो है वो सवाल उठते हैं कि अगर बेटा आ रहा है तो वो क्या बयानिया लेकर आ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आना मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं होगा, जिस बयानिए पे आके स्टैंड लिया जाएगा वो बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से बयानिया बनाने का तो शायद काम नवाज शरीफ साहब के लिए आसान होगा। वो बना लेंगे कि जी हमने ये किया, हमारी हुकूमतों में ये हुआ, उस सारे का बेड़ा गर्क कर दिया गया, पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया। तो बयानिया बनाने तो सियासतदानों के लिए कोई मुश्किल मरहल नहीं होता। असल बात है उनकी वापसी की। सही। मेरे ख्याल से उनकी जमात को भी ये इदराक हो गया है, और जो तज्ज़िया निगार हैं जेन्युइन, वो भी ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में
जो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप मौजूद है उसमें कैपेसिटी नहीं है एक सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन चलाने की। उसके लिए नवाज शरीफ साहब का आना बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब का आना अब तय है, ये डेट चूँकि उनके भाई ने दी है, और कुछ प्राइवेट लोगों ने रब्ता करके जब नवाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हाँ मैं वापस आ रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल से वापसी तो उनकी ठहर गई है कि वो वापस तो ज़रूर आ रहे हैं। सही। उनके आने के बाद ग्राउंड रियलिटीज़ क्या बनेंगी, उनके साथ क्या सलूक होगा, वो अदालत में जाएंगे सीधे वहाँ से रिलीफ मिलेगा या उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसका ताल्लुक उनकी वापसी के आने से ही मशरूत है। तो 21 अक्टूबर वो दिन होगा जिसके बाद जो है वो अनफोल्ड होंगी चीज़ें। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मेरे ख्याल में वक्त आने पर उनका जवाब मिल सकता है, ये उन्हीं सवालों में से एक सवाल है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त फ़िलहाल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।